हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकिंडल। आज हम क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है, इनसे बनने वाले कुछ और सब्सटेंसेस को हम देखेंगे और क्या चीज़ें कोल और पेट्रोलियम से बनती हैं। ठीक है, क्या कोल बनता कैसे है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है, कैसे तरह के रिसोर्सेज हैं ये, इनका यूजेजेस कहाँ कहाँ पे है, तो वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वी यूज़ वेरियस मटीरियल्स फॉर आर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग अपनी डेली बेसिक नीड्स में बहुत तरह के मटीरियल्स को यूज़ करते हैं। कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें नेचर में मिलते हैं, जो कि नेचुरल हैं। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, वाटर इज़ अ रिसोर्स, सनलाइट इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, तो ये कैसे रिसोर्सेज हैं, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचर से हमको ये मिल रहे हैं। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमंस ने खुद डेवलप करे हैं। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं ये लोग कि इस टेबल में एक लिस्ट बनाइए कुछ ऐसे रिसोर्सेज की जो कि नेचुरल हैं, हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि मैन मेड हैं। तो आप प्लास्टिक के कुछ आइटम्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ फैब्रिक्स लिख सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब कैसे हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, इसी बुक के चैप्टर में, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फर्नीचर हो गया, वुड क्या हो गया, वुड इज़ नेचुरल, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज़ें हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो कि इंसान यूज़ करता है बेसिक अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और कुछ मैन मेड आप अपने आसपास ऑब्जर्व करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं लोग, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब हम कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम द नेचर, हेंस दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं लोग, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, इन एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो कि एग्जॉस्ट ना हो, एग्जॉस्ट मतलब होना, मतलब ख़त्म हो जाना। ठीक है, कंज्यूम हो जाना, बेसिकली कंज्यूम हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना। तो कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता, इन एग्जॉस्टेबल है, जिसकी क्वांटिटी क्या है, इज़ प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट। ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है, अनलिमिटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, मतलब ऐसा रिसोर्स जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम्पल्स हैं इसमें, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये कैसे रिसोर्सेज हैं जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, मतलब कभी भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं होंगे, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होंगे। ठीक है, दूसरे एंड पे जो दूसरा टाइप ऑफ रिसोर्स है, इट इज़ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो वो कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट होगा। एग्जॉस्टेबल मतलब जो कि कंज्यूम हो सकता है, जो कि ख़त्म हो सकता है, जिसका जो अमाउंट है नेचर में जो प्रेजेंट है, दैट इज़ लिमिटेड। एक सर्टेन अमाउंट में ही आपको रिसोर्स नेचर में दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या होगा, इट कैन गेट एग्जॉस्टेड। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन get exhausted, which can get consumed because their presence is limited in the nature. Okay, अब आगे चलते हैं, नीचे आ जाइए। ये कुछ एक्टिविटी है, इसको हमें डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ ईटेबल्स को कंटेनर्स में डालने के लिए बोला। एक बार हम देख लेते हैं, चलो क्या है इस एक्टिविटी में, क्विकली इसको रीड कर लेते हैं। टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम या फिर टॉफीज। ओके, डिवाइड स्टूडेंट्स इंटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इंटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 and 4 स्टूडेंट्स। ओके, लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, क्लासरूम में क्या करना है, कुछ कंटेनर्स है उनको फिल करना है इन सब चीज़ों से जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि या तो आप ये डालो, ये डालो, ये डालो। फिर क्या करना है, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दो हर इंटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, मतलब कि हर ग्रुप में 7 लोग होने चाहिए। अब उस हर ग्रुप में जो 7 लोग हैं उन्हें डिवाइड करो दोबारा से 1, 2 और 4 के ग्रुप्स में, उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करो और इनको जनरेशन्स का नाम दो कि फर्स्ट जनरेशन है, एक सेकेंड जनरेशन है और एक थर्ड जनरेशन है। ठीक है, फिर क्या करना है, दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स।
तो ये जो 1, 2 और 4 वाले जो सब ग्रुप्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? वी आर कॉलिंग देम एज कंज्यूमर्स. एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशंस हैव लार्जर नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड उसके जो पहले वाली है जनरेशन उसमें कम है. जैसे कि हमने कैसे डिवाइड किया इसको? 7 है तो 1 में, 2 में और 4 में. तो 1 में क्या है? फर्स्ट जनरेशन है ये, इसमें कम लोग हैं, लेस पीपल. सेकंड और 4 में देखो, सेकंड और थर्ड ग्रुप में देखो ज़्यादा लोग हैं, इसमें 2 लोग हैं, इसमें 4 लोग हैं. तो वही लोग बोल रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है? सेकंड और थर्ड जनरेशन में कंज्यूमर्स के नंबर जो हैं वो बढ़ गए. ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं लोग कि पुट ऑन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल. तो हर टेबल पे जो आपने ये 7 के ग्रुप्स बनाए हैं बहुत सारे, इनके हर टेबल पे एक एक कंटेनर रख दो. ठीक है, ऐसा आपने कर लिया. फिर क्या बोल रहे हैं? आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप. Now ask the second generation consumers from each group to do the same. Ask students to observe carefully the availability of eatables in each container. If something is left in the containers, ask third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. Also observe if anything is still left in any of the containers. तो क्या किया आपने? कंटेनर सबके सामने रख दिया, इन सब ग्रुप्स के सामने कंटेनर्स रखे. सबसे पहले आपने बोला फर्स्ट जनरेशन को उसमें से कंज्यूम कर लो. पॉपकॉर्न है मान लो कंटेनर में, तो पॉपकॉर्न खा लो सबसे पहले. फिर सेकंड को बोला कि अब आप कंज्यूम करो. फिर जो बचा कुचा था वो आपने बोला लास्ट या फिर थर्ड जनरेशन को कि अब आप कंज्यूम कर सकते हो. तो तुम्हें ये देखना है कि जो आपने जब थर्ड जनरेशन को पूछा कंज्यूम करने के लिए, तो उससे पहले फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन ने कितना कंज्यूम कर लिया था और कितना छोड़ा था थर्ड जनरेशन के लिए. ये है आपकी एक्टिविटी. ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है इसमें, और फिर जो कंक्लूजन ड्रॉ होंगे वो हम एक बार देख लेते हैं. तो क्या बोल रहे हैं? अज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. तो आपने अज्यूम करना है कि मान लो वो जो पॉपकॉर्न है वो हमारे प्लानट पे कोल है, उसको इक्वेट कीजिए आप कोल से अपने प्लानट पे. ठीक है, कोल कैसा रिसोर्स है? एग्जॉस्टेबल है, मतलब जो कि हमेशा के लिए प्रेजेंट नहीं है, एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा. ओके. ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न. तो हर ग्रुप में क्या होगा? सबका कंज्यूम करने का पैटर्न बहुत डिफरेंट होगा. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो हर ग्रुप में है, ABCD ग्रुप्स में, उसमें क्या होगा कि उनका कंज्यूम करने का पैटर्न इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी? कि जब आपने फर्स्ट जनरेशन को सबसे पहले खाने के लिए बोला तो आपने कैसा ऑब्जर्व किया कि उन्होंने बहुत सारा खा लिया एक ही गो में. जब आपने इस ग्रुप फर्स्ट जनरेशन को बोला था खाने के लिए, तो क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत सारे पॉपकॉर्न खा लिए, काफ़ी ज़्यादा कंटेनर को एम्प्टी कर दिया. ठीक है, क्या बोल रहे हैं फिर आगे ये? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन्स इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन्स एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम. तो ऐसा हो सकता है कि किसी ग्रुप में तो ऐसा होगा कि उनकी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी और उन्होंने बहुत सारा कंटेनर में से जो फूड था वो खा लिया और बहुत कम छोड़ा अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए. लेकिन क्या पता किसी एक ग्रुप, दूसरे ग्रुप में ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट जो थी उन्होंने थोड़ा कंसर्न शो किया अपनी आने वाली सेकंड और थर्ड जनरेशन के लिए और कंटेनर में बहुत सारा खाना उनके लिए भी छोड़ दिया. दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो एक कंटेनर वाला जो एक्टिविटी था उससे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे अर्थ पे, ठीक है, जो हमारी पहले जनरेशन रह चुकी हैं वो कितनी ग्रीडी थी, उन्होंने कितना खाया या फिर मतलब कितना कंज्यूम किया इन नेचुरल रिसोर्सेज को, और उसका क्या अफेक्ट, उसका क्या असर पड़ा आने वाली जनरेशन्स पे. ठीक है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में. क्या होते हैं ये? दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो कैसे बने थे तीनों रिसोर्सेज, अभी हम देखेंगे, इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा अगर हम देखें तो कैसे बने थे ये बने थे डेड रिमेन्स से. मतलब जब एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम फॉसिल्स. ठीक है, जब वो बरी हो जाते हैं बेसिकली लैंड के नीचे, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स. ठीक है, तो उन फॉसिल्स से कोल बना है, पेट्रोलियम बना है और नेचुरल गैस बना है. दैट इज़ वाई वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अब हम अपने पहले फॉसिल फ्यूल को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, विच इज़ कोल. एक सेकेंड में इसको रब कर देती हूँ. ठीक है,
तो कोल क्या होता है, वो कैसे बनता है और क्या चीज़ें कोल से बनती है, वो सब अभी हम देखते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं लोग, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। तो आपने कोल देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा, तो ऐसा कुछ दिखता है कोल। एक तो ये स्टोन जैसा होता है हार्ड, ठीक है, और कलर कैसा होता है इसका, ब्लैक। ओके, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। तो इससे आप खाना भी बनाते हो इस कोल से। तो क्या क्या यूजेस हैं, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप यहाँ पे कोल के यूजेस को मेंशन कर सकते हो। सबसे पहला यूज़ क्या है उसका, कि यू कैन यूज़ इट टू कुक फूड। ओके, आपने कभी देखा होगा, कैसे बताऊँ मैं आपको, तंदूर में आई थिंक कोल यूज़ किया जाता है। तंदूर पे जब आप, या फिर आप जब बारबेक्यू देखते हो, बारबेक्यू जब आप करते हो किसी भी चीज़ को, टिक्का बनाते हो है ना, तो उसमें जो अंदर जो बारबेक्यू होता है बेसिकली, तो उसमें आप जब बर्न कर रहे होते हो नीचे एक चीज़ को, तो दैट इज़ कोल। ओके, फिर आप रेलवे इंजन्स में यूज़ होता था कोल पहले, अर्लियर पहले टाइम में, ठीक है, होता है ना, ब्लैक सी स्मोक निकल रही होती थी रेलवे के इंजन से, पुरानी मूवीज़ में आप देखते होंगे। तो एज अ फ्यूल रेलवे में यूज़ किया जाता था कोल को, ठीक है। अभी इसका थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ हो रहा है एज फ्यूल। थर्मल पावर प्लांट्स को बेसिकली चलाने के लिए इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी एज फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। तो कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉसिल फ्यूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, अब स्टोरी ऑफ कोल क्या है, कि कोल कैसे आया, कैसे जन्म हुआ इसका, तो एक बार वो देख लेते हैं हम क्विकली। क्या बोल रहे हैं लोग, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। तो पहले क्या था कि 300 बिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, कि क्या था, अर्थ पे जो था बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी उस टाइम पे, ठीक है, इतने ह्यूमंस तो नहीं थे, अब तो ह्यूमंस ही ह्यूमंस बड़े भरे पड़े, बट उस टाइम पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होता। तो पहले क्या था, बहुत डेंस फॉरेस्ट था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। बट कुछ ऐसी नेचुरल प्रोसेसेस हुई जिनकी वजह से जो ये फॉरेस्ट थे वो सॉइल के अंडर बरी हो गए, ठीक है। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, ठीक है। तो क्या हुआ कि मान लो मैं बनाती हूँ, चलो आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये लैंड है, यहाँ पे फॉरेस्ट है बहुत घना, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्लडिंग हुई, पानी आ गया इसके अंडर, इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फॉरेस्ट को डैमेज हुआ और ये पानी के नीचे आ गया, पानी के नीचे, या फिर जब पानी सूखा तो लैंड के नीचे आ गया। इसको ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। लैंड के नीचे क्या हुआ, ये जो फॉरेस्ट था वो सारा दब गया, इसके ऊपर सॉइल कवर आ गया, ठीक है। उससे क्या हुआ, फिर देखो आगे क्या बोल रहे हैं लोग, उससे क्या हुआ कि वो जो बेसिकली आपका फॉरेस्ट था इट गॉट बरीड सबसे पहले। तो फिर क्या हुआ, जब उसके ऊपर सॉइल का डिपोजिशन हुआ तो वो कंप्रेस हो गया, मतलब दब गया उसके नीचे। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दिस सैंक डीपर एंड डीपर। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जब आप अर्थ के अंदर जाते हो, मान लो आप अर्थ के अंदर जाना शुरू करो, ठीक है, तो क्या होता है, जब आप अर्थ के इंटीरियर में जाते जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा अंदर, जो एक्चुअली आप जोग्राफी में डिस्कस करेंगे बाद में, कि अर्थ का जो इंटीरियर है इट इज़ लावा, बेसिकली लावा से बना हुआ है। ओके, तो क्या होता है कि जब आप अर्थ के अंदर अंदर जा रहे थे, जब वो चीज़ें अंदर अंदर और सबमर्ज हो रही थी, बरी हो रही थी, तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर भी राइज़ कर रहा था, प्रेशर भी राइज़ कर रहा था, लैंड का प्रेशर पड़ रहा था उस पर, है ना, कि मान लो अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा लैंड का, मेरे ऊपर सर के ऊपर बहुत सारा लैंड है, एटमॉस्फेयर भी है, ठीक है। तो प्रेशर भी बढ़ रहा था और टेम्परेचर भी बढ़ रहा था जब इसका सबमर्जेंस हो रहा था इस फॉरेस्ट का। ओके, क्या बोल रहे हैं, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो कोल कैसे बना, बेसिकली सबमर्जेंस हुआ जब फॉरेस्ट का अंडर लैंड, ठीक है, लैंड के अंडर क्या हुआ, फॉरेस्ट सबमर्ज हो गया, हाई प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, और क्या हुआ, ये डेड प्लांट्स जो थे दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि कोल में क्या होता है, मेनली कार्बन होता है, ठीक है। तो इस कोल बनने की प्रोसेस को, तो जब आपका डेड मैटर से जब कोल बन रहा है ड्यू टू सबमर्जेंस एंड ऑल, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं लोग, सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। तो हमने अभी देखा कि कोल को भी हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि वेजिटेशन के डेड मैटर के उससे ही तो बन रहा है कोल भी, है ना, सबमर्जेंस से। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। तो ये कोल माइन दिखाई है इन्होंने, यहाँ पे कोल क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है।
आगे देख लेते क्या बोल रहे हैं लोग। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप जब भी कोल को बर्न करोगे, उसको जलाओगे, तो कौन सी गैस रिलीज होगी? इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री, प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो क्या होता है, आपको जब कोल को किसी भी इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, उससे क्या होता है, प्रोसेस मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे बेसिकली, और एलिमेंट्स में और चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या क्या निकल सकता है उसमें? कोक एक चीज़ होती है, वो निकलता है कोल से, कोल टार निकलता है कोल से, और कोल गैस निकलती है। तो कोक क्या होता है? सबसे पहले तो हम कोक देखते हैं। कोक क्या होता है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। तो एक तो हार्ड सब्सटेंस होता है, पोरस यानी जिसके अंदर वाटर बेसिकली जा सकता है, गैप्स होते हैं जिसमें, और ब्लैक कलर का ही सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की ये काफ़ी हद तक एक प्योर फॉर्म है। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो इसको स्टील के मैन्युफैक्चर में कोक को यूज़ किया जाता है, और कुछ मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में, जब आप मेटल्स निकाल रहे होते हो, कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, तो उसमें भी कोक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट बेसिकली सब्सटेंस है जो कि कोल से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट इज़ कोक। सेकेंड चीज़ आती है कोल टार। तो वो क्या होता है? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। तो कोल टार क्या होता है? एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि ब्लैक है, थिक है, और उसकी स्मेल बड़ी ही अनप्लेजेंट है। ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कोल टार में। Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry, like synthetic dyes बनती हैं coal tar से, ठीक है, कुछ drugs यानी medicines बनती हैं, explosives बनते हैं जब इसको थोड़ा सा और प्रोसेस किया जाए, perfumes बनते हैं, plastic, paints, photographic materials, roofing materials, etc. ठीक है। ये सब चीज़ें आप कोल टार से बना सकते हो। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। तो आपने वो वाइट कलर की बॉल्स देखी है, गोल गोल, इसमें से बड़ी सी स्मेल आती है अजीब सी, जो कि मम्मी कपड़ों के बीच में रखती है, अलमीराज में रखती है अक्सर, है ना, ताकि कपड़े क्या रहे, मॉथ से, मतलब कि इंसेक्ट से बचे रहें, उन पर कोई भी इंसेक्ट्स आके अटैक ना करें कपड़ों के ऊपर। तो उन बॉल्स को क्या कहते हैं आप लोग? नैफ्थलीन बॉल्स। तो नैफ्थलीन बॉल्स भी कोल तार से बनती है। ओके। अब देखो कि दीज डेज बिटुमिन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। तो आजकल क्या होता है, पहले टाइम पे क्या होता था कि कोल टार को यूज़ किया जाता था ऑन रोड्स की, जो रोड्स पे काला काला सब सब्सटेंस देखते हैं, तो पहले कोल टार को यूज़ किया जाता था रोड्स की मेटलिंग करने के लिए। लेकिन अब क्या हो चुका है, बिटुमिन एक चीज़ है जो कि पेट्रोलियम से निकलता है। कोल से क्या निकल रहा है? कोल टार। ठीक है। बिटुमिन किससे निकल रहा है? लेकिन वो निकल रहा है पेट्रोलियम से। तो वो आजकल यूज़ किया जाता है फॉर द मेटलिंग ऑफ द रोड्स। ठीक है। तीसरी चीज़ जो कि कोल से निकल रही है, दैट इज़ कोल गैस। तो कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो जब आप कोल से कोक ऑब्टेन कर रहे होते हो, तो उसके बीच में एक गैस रिलीज होती है विच इज़ कॉल्ड द कोल गैस। ठीक है। इट इज़ यूज्ड as a fuel in many industries situated near the coal processing plants। तो वो काफ़ी तरह की इंडस्ट्रीज़ में उस कोल गैस को यूज़ किया जाता है। कोल गैस को पिछले टाइम में, काफ़ी टाइम पहले की बात है, स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ किया जाता था फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। तो 1810 में, 1820 में लंडन और न्यूयॉर्क जैसे एरियाज़ में उसको स्ट्रीट लाइट्स को बर्न करने में यूज़ किया जाता था। ऐसे होती थी ना पुराने ज़माने में स्ट्रीट लाइट्स, खासकर यूरोप में। ठीक है। तो वहाँ पे एज अ फ्यूल बेसिकली इसको कोल गैस को यूज़ किया जाता था फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। नाउ डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। तो आजकल कोल गैस को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हीटिंग। ओके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी अबाउट कोल एज अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है। अब बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पेट्रोलियम देखेंगे, ओके, और नेचुरल गैस को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू।